जी बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे एमडी कैट का वही यूनिट नंबर 4 है आपके पास, जिसमें आपका टॉपिक नेम लिक्विड है। आज इसका लेक्चर नंबर 3 होगा और सब टॉपिक आज हम जो डिस्कस करेंगे उसमें इवेपोरेशन है, वेपर प्रेशर होगा और थर्ड जो है ना वो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है। स्टार्ट करते हैं इवेपोरेशन से। तो इवेपोरेशन आपके पास होता है कि किसी भी लिक्विड का कन्वर्ट हो जाना वेपर्स के अंदर एट नॉर्मल टेम्परेचर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये आपके पास लिक्विड होगा, उसका कन्वर्ट हो जाना वेपर्स के अंदर या जिसको हम गैस फॉर्म बोलते हैं, ये आपके पास इवेपोरेशन है। ये इवेपोरेशन जो होती है ना, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोला जाता है इसको। खुद ब खुद होता है और तमाम टेम्परेचर पे होता है। अगर एट ऑल टेम्परेचर, ये तमाम टेम्परेचर पे होता है। हाँ, इसमें ये है कि ये हाई और लो हो सकता है। यानी जब आपके पास टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन स्लो हो जाती है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन जो है ना वो ज़्यादा होगी। यही जो है ना ये आपके पास कूलिंग प्रोसेस भी होता है। कूलिंग प्रोसेस भी इसी को बोला जाता है, क्योंकि जहाँ पे इवेपोरेशन होती है ना वहाँ पे कूलिंग जनरेट होती है। अब चूंकि हाई एनर्जी मालिक्यूल जो है ना वो एयर में जा रहे होते हैं, पीछे लो एनर्जी मालिक्यूल रह जाते हैं। अब वो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, वो इन्वायरमेंट से गेन करके पूरी करते हैं। लिहाजा उसके जहाँ इवेपोरेशन होगी ना उसके सराउंडिंग में ना कूलिंग इफेक्ट जो है ना वो हम महसूस करते हैं। अब ये जो है ना ये एक ओपन प्रोसेस होता है। डिफरेंट सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो ये ओपन सिस्टम जो है ना उसकी ये एग्जांपल है। इसको हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। ओपन सिस्टम बेटा उसको बोला जाता है जहां पे दो चीजों का एक्सचेंज होता है। यहाँ मैस भी एक्सचेंज होती है और यहाँ पे एनर्जी भी एक्सचेंज होती है। और ये जो है ना ये एक सरफेस फिनोमिना है। इसको सरफेस फिनोमिना बोलते हैं क्योंकि ये सरफेस के थ्रू जो है ना ये काम करता है। फिर बहुत सारे फैक्टर है जिसको कंट्रोल करते हैं। उसमें आपके पास जो इवेपोरेशन होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है टेम्परेचर के। जैसे गर्मियों के अंदर चीज़ें जो है ना वो जल्दी ड्राई हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होता है। और जैसे ही टेम्परेचर लो होता है वहाँ पे इवेपोरेशन रेट जो है ना वो स्लो होता है। सर्दियों में कपड़े लेट ड्राई होते हैं, गर्मियों में जल्दी हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है। अब यही जो इवेपोरेशन होती है, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया के भी। और ये जो है इवेपोरेशन जो है ये आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटर मालिकुलर फोर्सेस के। जिनके अंदर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होंगी ना, लिहाजा उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती है, लिहाजा उसमें जो इवेपोरेशन रेट है ना वो लो मिलता है। और जिनमें इंटरमालिकुलर फोर्सेस वीक होती ना वहाँ पे इवेपोरेशन रेट जो है ना वो आपके पास ज़्यादा होता है। अब इसी से रिलेटेड जो है वो नीचे एमसीक्यूज पड़ा हुआ है कि आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम वेपोरेशन। आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि किसके अंदर इवेपोरेशन जो है ना वो आपके पास ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में दे दिया गया है बेंजीन है, फिर आपके पास वाटर है, फिर आपके पास मीथॉक्सी मीथेन है और लास्ट पे आपके पास जो ऑप्शन आ जाती है वो है आपके पास एथेनॉल। आंसर ले लेते हैं। ठीक है जनाब। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है जी।
सैलाब खान की तरफ से इवेपोरेशन जो है, ये आपके पास दो फैक्टर, विस्कोसिटी भी है और बॉइलिंग पॉइंट भी है। विस्कोसिटी, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इवेपोरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट वाला फैक्टर ना, बेसिकली ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला ही सैलाब खान साहब। तो ये वही फैक्टर आपके पास बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा। विस्कोसिटी भी उसी की ज्यादा होती है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती है। अब आपका आंसर ले लेते हैं, ऑप्शन अल्फा ठीक है। ठीक है, तो जनाब इसमें ना सैलाब खान साहब ऑप्शन चार्ली ठीक है। अब उसकी वजह ये होती है कि आपके पास जो बेंजीन है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपके पास ज्यादा होता है। बेंजीन जो है ना वो 88 पे बॉयल करती है, वाटर आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। मिथॉक्सी मीथेन जो है ना ये 34 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, जिसको हम ईथर का नाम देते हैं। ये ईथर बेसिकली आपको मेंशन किया गया है। एथेनॉल का ना जो आपके पास 78.6 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपने यही पढ़ा है कि जो इवेपोरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है बॉइलिंग पॉइंट के, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ना उसका इवेपोरेशन रेट से ज़्यादा होगा। तो इस लिहाज से आपके पास मिथॉक्सी जो है ना वो मीथेन आ जाता है। फिर आपके पास एक और फैक्टर भी सिखाया जाता है कि जो आपके पास गैसोलीन होता है ना उसमें आपके पास इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होता है, वाटर में कम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम रेट ऑफ इवेपोरेशन, किसके अंदर मैक्सिमम रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है। ठीक है जनाब, सलाब खान साहब, पेट्रोल में इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होगा, बिल्कुल ठीक है। अब उसकी वजह आपके पास होती है कि इवेपोरेशन जो है इन गैसोलीन ये ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इवेपोरेशन इन H2O। इसमें इवेपोरेशन कम होती है, इसमें ज्यादा है, क्योंकि इनके अंदर आपको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस मिल जाती हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो बाकी सारों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, लिहाजा पेट्रोल जो है ना उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है, उसका इवेपोरेशन रेट से आता हो। फिर आपके पास ट्रेंड आ जाता है जो इंटरमालिकुलर फोर्सेस आपने पढ़ी हैं, उसमें आपके पास सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग होती हैं वो आपके पास आयन डाइपोल है। ये फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। फिर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। फिर आपके पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आ जाती हैं। फिर आपके पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस आ जाती हैं, जिसको हम नाम देते हैं डी बाय फोर्सेस का भी। ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होती हैं। और लास्ट पे आपके पास आ जाती हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, पर्शियन फोर्सेस। ये आपके पास ओवरऑल ट्रेंड। तो ये आपके पास जो वीकेस्ट होती हैं वो आपके पास ये वाली होती है। तो ये था इवेपोरेशन का। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर आपके पास होता है कि ये वो प्रेशर है एक्सर्टेड बाय द वेपर्स होता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स। लेकिन इसके साथ ही कंडीशन लगा दी जाती है कि एट इक्विलिब्रियम, कि आपने तब मेजर करना है जब आपके पास इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है।
जी जी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसकी निस्बत वीक होती है, आयन डाइपोल फोर्सेस इससे स्ट्रांग होती है जी। तो इक्विलिब्रियम आपके पास आ जाता है कि जब आपके पास रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है ना वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। इवेपोरेशन इक्वल हो जाए ना रेट ऑफ कंडेंसेशन के, तो तब आपने इसको वेपर प्रेशर को मेजर करना होता है। यानी आपके पास कंडेंसेशन जो है, इवेपोरेशन, ये इक्विलिब्रियम में आ जाती है कंडेंसेशन के साथ। इसको हम नाम देते हैं, ये आपके पास फिजिकल इक्विलिब्रियम भी है, ये आपके पास डायनामिक भी है। फिजिकल और डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम हम उसको कंसीडर करते हैं जहां पे दोनों प्रोसेस चल रहे होते हैं और सेम स्पीड के ऊपर चल रहे होते हैं। अब जो आपके पास इवेपोरेशन है ना, ये आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है, इसको हम एंडो बोलते हैं, ये एंडोथर्मिक होता है। और जो कंडेंसेशन होता है वो आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है, ये एक्सो कहलाएगा। और जो इवेपोरेशन है ये आपके पास कंडेंसेशन है। अब ये जो एग्जांपल होती है ना, ये क्लोज सिस्टम की होती है। अब क्लोज सिस्टम में आपने याद रखना है कि यहाँ पे मैस एक्सचेंज नहीं होती, एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, ये क्लोज सिस्टम होता है। अब ये जो वेपर प्रेशर होता है, टेल्स अबाउट द, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स और इंटरमालिकुलर फोर्सेस, ये हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसमें आपके पास जो फैक्टर्स आ जाते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, कुछ हैं जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट होता है और कुछ के लिहाज से ये इंडिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट के लिहाज से आपके पास वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के। यही वेपर प्रेशर जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। यही वेपर प्रेशर जो है ना ये आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमालिकुलर फोर्सेस के। यही वेपर प्रेशर जो है ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास मालिकुलर वेट के। और इसको आप कह सकते हैं कि यही आपके पास वेपर प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। और इंडिपेंडेंट किसके लिहाज से है, ये डिपेंड नहीं करता सरफेस एरिया के ऊपर, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है। ये डिपेंडेंट नहीं है अमाउंट ऑफ लिक्विड के ऊपर। अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है ना वो वेपर प्रेशर को चेंज नहीं करती। ये डिपेंड नहीं करता शेप ऑफ कंटेनर के ऊपर। ये आपके पास डिपेंड नहीं करता एक्सटर्नल प्रेस, साइज ऑफ कंटेनर के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। तो ये वो फैक्टर हैं जिसके लिहाज से ये इंडिपेंडेंट होता है। जस्ट जी क्वेश्चन का।
जी ठीक है। बट अगर किसी का वॉइस का इशू है ना, तो वो एक का अगर इशू है तो वो अपनी लोकेशन चेंज कर लें, क्योंकि बाकियों के साथ आवाज़ क्लियर है। जी आगे चलते हैं। फिर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, वो कहते हैं विच इज नॉट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आपने इसमें से सिलेक्ट करना है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कौन सा नहीं होता। ऑप्शन में आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस है, फिर आपके पास 325 डिग्री सेल्सियस है, फिर आपके पास 399 डिग्री सेल्सियस है, और फिर आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस है। अब जरा सेलेक्ट कीजिए। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त निशान साहब। क्योंकि वाटर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ना, वो आपके पास 377 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है उसके लिए लाजमी है कि वो आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर से लो होना चाहिए। अब क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में आप जानते हैं कि ये हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। हाईएस्ट टेम्परेचर है लिक्विड के लिए विद इन विच आ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। तो वो आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर। और बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आ जाए ना आपके पास, कैन बी बॉइलिंग पॉइंट। तो वो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जो है ना वो नहीं हो सकता। जी। इसके बाद ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट आपकी बुक में दिए गए हैं, वहां से बॉइलिंग पॉइंट आपने एक दफ़ा रीड कर लेने। जैसे आपके पास मीथेन का बताया गया टेबल के अंदर, ब्यूटेन का बताया गया, डिकेन का, वो आपने एक दफ़ा ना वहां से पढ़ लेना है। मैं सवाल ले लेता हूँ आपका जी, एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। इसके बाद आपके पास है बॉइलिंग पॉइंट। ये वो ये आपके पास टेम्परेचर होता है एट विच आर लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस फॉर्म, या वेपर्स फॉर्म। वो बॉइलिंग, ये जो होता है ना ये आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इवेपोरेशन स्पॉन्टेनियस था, लेकिन ये आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। और ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे वेपर प्रेशर जो है ना वो इक्वल टू हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के। जहां पे उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल हो जाएगा, वो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होगा। याद रखना है, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसी के लिहाज से ऑलवेज ये बिलो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर के। क्रिटिकल टेम्परेचर से ये कम होगा। फिर एट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, टेम्परेचर जो होता है ऑफ लिक्विड
वो आपके पास कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद वाला जो टेम्परेचर होता है ना, वो आप सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो आपके पास एडिशनल हीट होती है, वो यूज कर ली जाती है टू ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आईएमएफ, उसको ब्रेक करने में इस्तेमाल करें। एंड कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड को इनटू वेपर्स में कन्वर्ट करने में इस्तेमाल हो जाती है। फिर आपके पास एट बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आपके पास मैक्सिमम होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, वो कहते हैं विच ऑफ फॉलोइंग शो करेगा मैक्सिमम वेपर प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से कौन सा है जो बॉइलिंग पॉइंट पे ना मैक्सिमम वेपर प्रेशर आपको शो करेगा? ऑप्शन में आपके पास एसीटोन करता है सर, बीटा में आपके पास ईथर ऐसा करता है, चार्ली में आपके पास वाटर आ गया, और डेल्टा में आपके पास ऑल आ गया। ऑप्शन ले लो। ठीक है दिशांत, सब डी आंसर ठीक है। डी वाला आंसर ठीक है, क्योंकि सारे ही मैक्सिमम वेपर प्रेशर शो करवाते हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। फिर आपके पास फैक्टर्स हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी ना, उनके बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो आपको कम मिलेंगे। यही बॉइलिंग पॉइंट जो है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल प्रेशर के भी। जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर को हम चेंज करते हैं ना, वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी जो है ना वो चेंज हो जाता है। फिर आपके पास याद रखना है, जो आपके पास इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये आपके पास डिक्रीज कर देती है बॉइलिंग पॉइंट को। जबकि इसके बरक्स जो है इंटरमालिकुलर फोर्सेस हैं, ये आपके पास इंक्रीज कर देगी बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन में आपके पास आ जाता है एमसीक्यूज में, विच ऑफ फॉलोइंग शो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसके पास होता है?
ऑप्शन में आपके पास अल्फा में है HF के पास, बीटा में आपके पास H2O है, चार्ली में आपके पास एसीटोन है, और डेल्टा में आपके पास एथेनॉल है। ये आंसर ले लेते हैं। आंसर कीजिएगा। ठीक है, वाटर का ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये आपको हमने कल पढ़ाया था। एसीटोन में आपके पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। HF में आपके पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये भी वाटर के साथ, ये भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इस लिहाज से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होता है। फिर आपके पास ऑर्डर आ जाता है। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। वो आपके पास सबसे ज्यादा जो है वो ग्लिसरॉल में होता है, क्योंकि उसमें OH की तादाद जो है ना वो ज्यादा होती है। फिर आपके पास ग्लाइकोल आ जाता है। फिर आपके पास फिनोल आ जाता है। एसिटिक एसिड। वाटर आ जाता है। फिर आपके पास बेंजीन है। एथेनॉल है। ईथर्स हैं। फिर आपके पास HF है। अमोनिया है। और फिर आपके पास मीथेन है। अब ग्लिसरॉल के केस में ये आपके पास 290, वन थोड़ा सीधा करें, मैं इसका स्क्रीनशॉट लूंगा सर। 197, सर ये जो 181, 118, 188, 78.6, 34, फिर आपके पास 20.9, फिर आपके पास -33, और -184 डिग्री सेल्सियस। ये इसका ऑर्डर आ सकता। फिर बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, इसका लिंक डायरेक्टली होता है एक्सटर्नल प्रेशर के साथ। बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करके हम बॉइलिंग पॉइंट को चेंज कर लेते हैं। यही वाटर है जिसको एक से ज़्यादा टेम्परेचर पे हम बॉईल करवा सकते हैं, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज कर लें। यहाँ आपके पास आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। फिर आपके पास आ जाता है एक्सटर्नल प्रेशर। फिर आपके पास लोकेशन आ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं ना तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल कर जाता है, जब आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर 23.7 टॉर पे होगा। और ऐसा हम करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन में। वैक्यूम डिस्टिलेशन में ये काम कर लिया जाता है। फिर आपके पास 69 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जब आपके पास 323 टॉर जो है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और ऐसा हमें जो मिलता है
ये माउंट एवरेस्ट पे हाईएस्ट जो माउंटेन्स में हाईएस्ट पे वहां पे हमें 69 पे है। फिर आपके पास 98 डिग्री सेल्सियस पे होता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना वो 700 टॉर पे होता है। ये आपको टेम्परेचर मिलेगा मरी के अंदर, मरी हिल्स में। ये वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे फॉल करता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टॉर हो जाता है, और ये आपको मिलेगा सी लेवल के ऊपर। यही वाटर बॉयल कर जाता है 120 डिग्री सेल्सियस पे जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1489 टॉर पे चला जाता है, और ये आपको मिलता है प्रेशर कुकर के अंदर। वाह। अब ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस में आपके पास जो है ना मैक्सिमम हीट कंटेंट किस वाटर में सबसे ज्यादा होता है। तो याद रखना है कि 120 डिग्री सेल्सियस वाले में हीट कंटेंट जो है ना वो सबसे ज्यादा होता है, इसमें हीट कंटेंट ज्यादा होता है। फिर आपके पास वैक्यूम डिस्टिलेशन, उसके एडवांटेजेस बताए जाते हैं। डिस्टिलेशन क्या क्यों ऐसे किया जाता है? क्योंकि ये हमारे पास रिड्यूस कर देता है डिस्टिलेशन टाइम। टाइम कंजप्शन जो है ना वो कम हो जाती है। जो हाई टेम्परेचर पे हम उसको बॉईल करवा रहे थे वो लो टेम्परेचर पे हो जाता है। ये प्रोसेस को ना इकोनॉमिकल कर देता है, क्योंकि हमारी उसके ऊपर कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। लेस फ्यूल कंजप्शन होती है इसके ऊपर। और लास्ट पे आपके पास एनर्जेटिक्स में आ जाता है, एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज। कि फिजिकल चेंज सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाने में क्या कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं। अब यहाँ पे जो इंथॉल्पी होती है ना वो याद रखना है हमेशा पॉजिटिव होती है। ये आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है, क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ये आपके पास डिक्रीज करता है इंटरमालिकुलर फोर्सेस को। अब यहाँ पे आपके पास जो फाइनल ट्रेंड होता है उसमें आपके पास इंथॉल्पी जो है ऑफ सब्लिमेशन ये सबसे ज्यादा होती है। फिर आपके पास इंथॉल्पी ऑफ वेपोराइजेशन आता है, और फिर आपके पास इंथॉल्पी ऑफ फ्यूजन आ जाता है। क्योंकि आपके पास ये तीन डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, आपके पास गैस है, लिक्विड है, और फिर आपके पास सॉलिड होता है। सॉलिड है, लिक्विड है, और आपके पास गैस है। अगर आपके पास इंथाल्पी ऑफ सब्लिमेशन है ना तो आपने सॉलिड को डायरेक्ट जो है ना वो गैस फॉर्म में लेके जाना है, तो लिहाजा आपको ज्यादा एनर्जी पे करना पड़ेगी इंथाल्पी ऑफ सब्लिमेशन में। फिर आपके पास इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है, डेल्टा एच वी। क्योंकि यहाँ पे हमें मालिकूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा बढ़ाना होता है, हमें ज्यादा वीक करना होता है इंटरमालिकुलर फोर्सेस को, लिहाजा यहाँ ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। और लास्ट पे आपके पास इंथाल्पी ऑफ फ्यूजन आता है, यानी सॉलिड और लिक्विड की इंटरमालिकुलर फोर्सेस में डिफरेंस कम आता है, हम थोड़ा सा फोर्सेस को वीक करते हैं। फिर आपके पास वैल्यू याद करने के लिए एमसीक्यूज है। वो कहते हैं जी करेक्ट वैल्यू बता दें, करेक्ट वैल्यू ऑफ वाटर जिसमें इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन आ जाती है। ऑप्शन अल्फा में वो कहता है जी 4 जूल पर ग्राम में आती है, बीटा में क्या देता है 46.4,
किलो जाउल पर मोल है इसकी। चार्ली में क्या देता है, 40.6 आपके पास किलो जाउल पर मोल में आ जाता है। डेल्टा में आपके पास 10 जूल पर मोल में आ जाता है। तो ऑप्शन बता दीजिएगा जल्दी से। वाटर की इंथैल्पी ऑफ वेपोराइज